नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ नंबर 13 स्वामी की दादी के बारे में सीखेंगे। तो चलो बच्चों, अभी देर न करते हुए हम इस पाठ को शुरू कर देते। यहाँ पर स्वामी है, एक लड़के का नाम है और उसकी दादी है। तो सबसे पहले बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की एक बंद सी कोठरी जैसा स्वामीनाथन की दादी का कमरा था। भाई उसके सामान में क्या क्या था? तो आपने बच्चों देखा कि भाई उसके सामान में 5 दरिया, 3 चादर, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा। बच्चों, पटसन मतलब क्या होता है? पाट या पाटुआ एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। ठीक है, इसका तना पतला और बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। तो मतलब पटसन है एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, जिसे बच्चों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा आप यहाँ पर देख सकते हो। उस बक्से के अंदर कुछ तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो बच्चों, आपने यहाँ पर दादी का कमरा देखा और दादी का बक्सा देखा। तो चलो बच्चों, अभी दादी के बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए भाई, रात के भोजन के बाद जो स्वामीनाथन नाम का जो बच्चा था वो अपनी दादी की गोद में वो लेट जाता है, मतलब अपना सिर रखकर वहां पर लौंग इलायची के गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न, मतलब बहुत खुश और एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। भाई अब राजम कौन है? उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। मतलब स्वामीनाथन ने बोला, क्या आपको पता है कि भाई उसके पास तो सचमुच की पुलिस की वर्दी है? सच? दादी माँ ने बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। तो भाई दादी ने पूछा, भाई उसको पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? मतलब इस तरीके से दादी और पोते के बीच में बातें शुरू हो गई है। अब देखते आगे आगे कौन कौन सी बातें उन दोनों के बीच में होती है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफी प्रभावित हुए। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई। तो यहाँ पर स्वामीनाथन ने दादी को बताया कि भाई उसके पिता है वो पुलिस अधीक्षक है, तो वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। अब दादी उनसे काफी प्रभावित हुई। दादी ने भी कहा कि भाई जो उसके दादा थे वो भी एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे और उनसे खूंखार से खूंखार डाकू भी डरकर भाग जाता था। लेकिन अभी क्या है कि भाई स्वामीनाथन को अपनी कहानी सुनानी थी, लेकिन उस बीच में दादी माँ ने अपनी कहानी शुरू कर दी। तो अब स्वामीनाथन दादी माँ कब अपनी कहानी खत्म करे उसके इंतजार में उनके सामने ऐसे देख रहा था, लेकिन दादी माँ तो अपनी बातें कहे जा रही थी, अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को वो स्वामीनाथन को बता रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा।
मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? मतलब स्वामीनाथन अभी दादी की जो बातों से उब चुका था, क्योंकि उसको तो अपनी बात कहनी थी, इसलिए उसने क्या बोला, बस दादी अभी चुप हो जाओ, बस इतना अभी काफी है। उसने रूखे स्वर में थोड़ा सा मतलब गुस्सा करके बोला, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसे गणित में कितने नंबर मिलते पता है आपको? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलता है। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनते रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और यहाँ पर दादी माँ स्वामीनाथन को यह बता रही है कि भाई जो उनके दादा थे, उन्होंने जब एमए किया तो उनको एक बड़ा सा मेडल मिला था, और उनको उनकी दादी ने बहुत सालों तक पहना था, लेकिन कब उतारा उनको कुछ पता नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो मेडल है वो उनकी जो बुआ है उनको दे दिया, लेकिन उनकी बुआ ने क्या किया, उस मेडल को पिघलवा कर उसकी चूड़ियाँ बना ली। तो दादी माँ कह रही कि वो कितनी महामूर्ख है, कोई मेडल को भी पिघलवा कर क्या कोई चूड़ियाँ बनवाता है क्या? मेडल तो घर में सजा कर रखना होता है। मतलब दादी माँ ये कहती कि भाई मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा, स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। वो दादी माँ को कहानी सुना रहा है कि जो राजम है उसके पापा ने जंगल में डेरा डाले हुए था, और राजम भी उसके साथ। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। तो स्वामीनाथन यहाँ पर कहता है कि भाई अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। लेकिन दादी ने गलत जवाब दिया। अब देखते हैं स्वामीनाथन क्या बोलता है। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में न जाने क्या क्या उल जलुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से एकदम चिढ़ जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें राजम पसंद नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। मतलब ऐसे तुम उल जुल, मतलब ऐसे ऊट पटांग बातें तुम कर रही हो। तो जब दादी माँ बोलते नहीं नहीं, राजम तो बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो फिर स्वामीनाथन एकदम खुश हो जाता है। और दूसरे क्षण उसके मन में एक नया शक, नया संदेह पैदा होता है कि भाई दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। मतलब दादी माँ ने बोला कि भाई मैं एक एक शब्द पर
विश्वास करती हो? दादी ने स्वर में मिठास भरकर बोला और स्वामीनाथन भाई इससे बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी कि जो उसे जूठा खाएगा उसको वो गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आते ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई। तो मतलब उसके बाद क्या किया, अभी दादी माँ ने उसको हरिश्चंद्र मतलब राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, तो बच्चों आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना होगा, वो सत्यवादी थे। वो इतना सच बोलते, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने सत्य के लिए उन्होंने अपना सिंहासन, पत्नी और बच्चे को भी उन्होंने खो दिया, लेकिन उनकी सच बोलने की वजह से उनको वो सारा वापस अंत में मिल जाता है। तो बच्चों हमें भी एकदम सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो भाई दादी माँ जब उनको कहानी सुना रही थी तब स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा और उसके बाद दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और वो भी थोड़ी देर के बाद सो गई। तो यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है बच्चों। तो इसको लिखा है R.K. नारायण ने और इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने, जिसे बच्चों आपको याद रखना है। चलो बच्चों अभी हम इस पाठ की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो पाठ 13वां स्वामी की दादी की एक्सरसाइज को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो भाई ये कहानी से लिया गया है। तो भाई प्रश्न पहला है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है? स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? तो स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगता है कि भाई दादी माँ उसको खुश करने के लिए ये कह रही है? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। प्रश्न दूसरा, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो बच्चों आपको तो पता है कि भाई मेडल की क्या अहमियत होती है। मेडल चाहे लोहे का हो या चांदी का हो या सोने का हो, लेकिन मेडल मेडल होता है। मेडल क्या होता है? एक सफलता की निशानी होती है। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वो मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वा कर चूड़ियां बनवा ली थी, इसलिए दादी माँ उनको महामूर्ख मानती। क्योंकि भाई मेडल क्या होता है? एक सफलता की निशानी होता है, तो उसको तो हमें जिंदगी भर के लिए बचा कर रखना पड़ता है। लेकिन बुआ ने क्या किया? उसको तुड़वा कर उसकी चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी माँ आज भी उनके परिवार में बुआ को महामूर्ख मानती है। प्रश्न तीसरा, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य आप लिखो। मतलब आपने इस पाठ में दादी का स्वभाव देखा और स्वामी का स्वभाव देखा, तो भाई उनकी आदत है, उनका स्वभाव है, उसके बारे में आपको 10 वाक्य लिखने। तो यहाँ पर देखिए भाई इसका उत्तर ये कि भाई स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, लेकिन बाद में जब वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उसे गुस्सा आता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता। मतलब यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है वो दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपनी बातें ही दादी को सुनाता है, लेकिन दादी की बातें इतना अच्छे से नहीं सुनता है। मतलब ये उनका स्वभाव है, वो उसकी आदत है। तुम्हारी समझ से प्रश्न चौथा, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण आपको लिखना है। मतलब जो स्वामी था राजम को बहुत ही ऊंची चीज मानता था। क्या आप भी मानते हो? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई हाँ, हम भी स्वामी की राय से सहमत है, क्योंकि भाई राजम के पास पुलिस की वर्दी थी, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे, राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसने शेर को भी मारा था, इसलिए भाई स्वामीनाथन की राय से बिल्कुल ही सहमत है। प्रश्न पांचवा, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्य में आपको लिखना है। तो भाई दादी और स्वामी का रिश्ता कैसा था? तो इसका उत्तर ये कि भाई स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। यहाँ पर एक शब्द है कि भाई सुरक्षित महसूस करना, मतलब कि भाई जब उनके रिश्ते अच्छे होते तभी वो बच्चा उसकी गोद में सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए भाई हम कह सकते हैं भाई स्वामी और दादी का रिश्ता बहुत ही अच्छा था और स्वामी दादी से बहुत ही खुश था। प्रश्न छठा यहाँ पर है भाई, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? भाई रौब मतलब रौब जब दिखाते हैं, तो भाई यहाँ पर उत्तर में किसी व्यक्ति का रौब उसके पद,
उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। जैसे कि आपकी क्लास में कोई मॉनिटर होता है तो उसका भी रौब होता है, उसका भी एक अलग प्रकार का रौब होता है, तो उसको भी आपने महसूस किया होगा, तो बच्चों उसको रौब बोलते हैं। ख, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। इसका उत्तर यह है कि भाई हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल है, वह पुलिस में है, उनकी मूछें बड़ी बड़ी, उनका शरीर भी काफी मजबूत है, उनकी आवाज बहुत बुलंद है और वे सदा खुश रहते हैं। सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं। तो प्रश्न 7वां, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? स्वामीनाथन था, वो तो अपनी दादी की गोद में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन आप असुरक्षित महसूस कब करते हो? तो इसका उत्तर ये है कि जब हम अकेले हो या अपने माता पिता से दूर हो, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हो। प्रश्न 8वां है, भाई तुम इन हालत में कैसा महसूस करती हो? तो भाई जब आप दोस्त के घर में जाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर आप कैसा महसूस करते हो? जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? भाई इसका उत्तर ये है कि भाई क, दोस्तों के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। ख, जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। तीसरा है, रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। जब हम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है। पता करो। प्रश्न 9वां, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो यहाँ पर बच्चों इसका उत्तर है भाई सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। दादी का बक्सा, भाई उसका मतलब दादी का सामान था 5 दरिया, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि भाई दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग, सुपारी क्यों रखती होगी? तो इसका उत्तर ये कि भाई दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगे। प्रश्न 12वां, क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है? किन किन तरह से होता है? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। मतलब ये जो इलायची होता है हम लोग उसको चाय में भी डालते हैं और जो लौंग होता है उसको हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। प्रश्न 13वां, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। प्रश्न 14वां, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? तो भाई इसका उत्तर है कि भाई सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिल्ट आदि धातुओं द्वारा बने हो सकते हैं। शब्दों की बात, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों के शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती या ले सकते हो। तो भाई देखो, उल जलूल मतलब जो रेखांकित है उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि उल जलूल कल्पना, तो भाई इन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए क है भाई तुम उल जलूल मत बोलो, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। दूसरा, आज रुखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मीठा से भरपूर भोजन मिलेगा। अब देखिए भाई, मलखान सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूं। तो नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंक पहचानो और आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, पुलिस की वर्दी, तो भाई वर्दी क्या आएगा? वर्दी कैसी या वर्दी कैसा? तो आएगा वर्दी कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। काफी बड़ा दफ्तर, भाई दो दफ्तर क्या होता है? दफ्तर कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। तांबे के सिक्के, तो भाई सिक्का, सिक्के, सिक्का कैसा होता है? तो आएगा पुल्लिंग। अपने सारे सामान, तो सामान कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। 10वां हिस्सा, तो हिस्सा कैसा आएगा? कैसे नहीं आएगा, तो आएगा पुल्लिंग। उस जैसे महामूर्ख, तो महामूर्ख कैसा? महामूर्ख, तो आएगा पुल्लिंग। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट का एक्सरसाइज पूरा होता है। और बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।